प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले पार्टी में बगावत का खौफ या कुछ और, इमरान खान ने अपने अरकान को स्पीकर के सामने पेश होने से रोक दिया। दूसरी जानिब परवेज इलाही ने इमरान खान को फौरी लॉन्ग मार्च न करने का मशवरा दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे लॉन्ग मार्च में असलहा मौजूदगी का एतराफ, वफाकी हुकूमत इमरान खान के बयान का नोटिस ले लिया। राना सनाउल्लाह ने जायजे के बाद मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी विफाक का नोटिस। मौजूदा हालात में क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सहाफी मुदस्सिर नारो मामला। पुलिस हुकाम ने मुदस्सिर नारो के दरियाए कन्हार में डूब जाने का खदशा जाहिर कर दिया। 24 मई के काबीना इजलास में अहम इंकशाफ, अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा। काबीना रुकन ने बलूचिस्तान का असल बहरान जबरी गुमशुदगियों को करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी काबीना का ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का फैसला। वफाकी वजीर कानून ने इंटरनेट वोटिंग को नाकाबिले अमल करार दे दिया। और काबीना इजलास की सवाल से जो अंदरूनी कहानी थी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक खाकवानी, सीनियर सियासतदान हैं और आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे। क्लास साहब, ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल खकवानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बड़े दिनों बाद मुझसे थोड़े से नाराज़ भी थे तो मैंने उनसे माजरत की है, माफ़ी मांगी है। अच्छा। उसके बाद ही खकवानी साहब की बड़ी उनकी क्वालिटी है कि वो बड़ा, वो कहते हैं ना, आगे जल्दी माफ़ कर देते हैं। ये उनकी क्वालिटी है। 2-4 दफ़ा मैं कोई थोड़ा गुस्ताखियाँ कर चुका हूँ तो मैंने माफ़ी मांग के उनसे तो माफ़ी शाफ़ी वो कर। आज भी वही कुछ हुआ है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं और आमिर साहब तो आपस में यहाँ पे सींग लड़ाई रखते हैं, तो लेकिन सोचा कि ज़रा थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी व्यू भी ले लिया जाए कि हो क्या रहा है, लोग बैठे हुए क्या सोच रहे हैं। और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को इन लोगों ने बड़ा करीब से देखा हुआ है और उनको यहाँ तक लाने में मतलब उसमें इन खकवानी साहब को भी बड़ा हाथ भी है, रोल भी है, वटेवर। तो खकवानी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम क्लासा साहब, हजूर। और सर बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने शुरुआत की है। मैं आपसे किसी वजह से, कोई वजह नहीं थी नाराजगी की। मैं आपसे गिला तो कर सकता हूँ, नाराजगी और गिले में काफी फर्क है। बार मुझे पता है कि 1-2 रीजन है मेरे ऑन माई पार्ट। आपका बड़ा ज़र्फ है कि आप चलें इस बात को वो कर रहे हैं। मुझे पता था कि मुझसे थोड़ी सी फेलिंग्स हुई हैं। सर, मौजूदा सिचुएशन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन जो है ना मुश्किल हो चुकी है, वायलेंट हो चुकी है। कुछ 2-4 आपसे हमारे सवालात हैं सर। ये इमरान खान साहब का, क्योंकि आप उनके बड़े करीब रहे हैं, आपने उनको करीब से वॉच भी किया है, बहुत सारी चीज़ें भी की हैं। ये क्या हुआ है सर, इनका धरना जो है ये क्यों नाकाम हुआ है? आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है इसमें? रीजनिंग है सर कि उनके धरने क्या? जी सर, जो धरना पिछला भी हुआ है, अभी आएंगे फ्यूचर वाले धरने पे आते हैं थोड़ी देर में। जी जी। वो क्लासा साहब, मेरा जितना ज़ाती मुशाहिदा है उसके अंदर मैं समझता था कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने एक बड़ी मुनफरिद किस्म की एक जगह दी है पाकिस्तान की सियासत में। और ये बिल्कुल हर दिल अजीज आदमी भी थे और इनका मुखालिफ भी जो हैं उनके उस वक्त इस किस्म के थे कि उनके खिलाफ एक बड़ी जद्दोजहद की जा सकती थी और इन्होंने की। मगर बड़ा अफसोस है कि उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। उसकी कैपिटलाइज ना करने की, यानी उससे फायदा नहीं उठा सके, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके जो मशीरेकार बने लोग, जो लोग उनके हर चीज में उनको सलाह मशवरा देते रहे या उनकी बातों पे अमल करते रहे, उनमें इस किस्म की सलाहियत नहीं थी कि वो मुल्क के और चीज़ों में और हुकूमत के चीज़ों में उनकी कोई ऐसी हो कि लोग उनको सराहते। और वो इमरान खान को फायदा होना था। और इमरान खान साहब भी पहली दफा जिंदगी में हुकूमत में आए थे, उनका भी कोई जाती तजर्बा नहीं था। और वो कई लीडर ऐसे होते हैं जिनका जाती तजर्बा नहीं होता, मगर वो अपने साथ 9 रतन तो ऐसे रखते हैं ना जो उनको चलाते हैं। और 9 रतन अगर काम करें तो वो बादशाह सलामत को फायदा होता है ना जनाब। तो वो किसी और को तो फायदा नहीं होता, कि वो मुखालफों को तो फायदा नहीं होता। आपके अगर साथी अच्छे हों और आपके साथ वो सिर्फ खुशामद पर ही सारी जिंदगी का उनका इन्हिसार ना हो और उनके अंदर कोई सलाहियत भी हो और चीजें भी हो, और अगर वो बात करें तो वो पाकिस्तान की उसमें बेहतरी होती।
तो और आपने यही वजह है कि उन्होंने जब ये धरने का ये किया, तो ये धरना जो था उसकी सेहत जो थी 2014 में और थी, उसकी वजूहात और थे, लोगों में जोश खरोश और था। और इस वक्त जब हुकूमत करने के बाद उन्होंने जो कुछ यहाँ पर लोगों के साथ मतलब उनका जो ताल्लुक रहा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने पार्लियामेंट की पार्टी को संभाला, जिस तरीके से वो अच्छी उसकी रिवायत नहीं पड़ी। और बड़ा अफसोस है कि उनका इस तरीके से मतलब उनकी हालात तनज़्ज़ुली की तरफ जो गए हैं, उससे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में एक लीडर को मौका मिला और वो पाकिस्तान में हर हफ्ते, हर महीने, हर साल लीडर तो पैदा नहीं होते। और ये एक अफसोस की बात है कि वहाँ उनके साथ इस तरह हुआ। सर एक बड़ी शिकायत आ रही है, फिर आमिर साहब आपसे पूछेंगे कोई एक सवाल वो भी पूछेंगे सर, कि पंजाब से लोग नहीं निकले। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, लोग नहीं निकले। पश्तून वो कहते हैं वहाँ पे केपी में उनको मिली है, वहाँ से कुछ जो लोग थे साथ है। क्या हुआ है इनकी? तो वहाँ 3.5-4 साल हुकूमत रही है, बुज़दार साहब ने रूल किया है, इतनी बड़ी पार्टी थी, अचानक वो वहाँ से लगता है डिसअपेयर हो गई। लाहौर के अलावा कोई थोड़ा सा वहाँ पे हल्की से हमें रेजिस्टेंस नज़र आए, डॉक्टर यास्मीन सिंह या फिर हमाद साहब नज़र आए, बाकी तो पूरे पंजाब कोई बंदा ही नहीं। और खान साहब लगता है नाराज है। क्या हुआ है सर पंजाब में? व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? पंजाब में इतनी नाअहल सियासत थी पूरे 4 साल कि किसी को समझ नहीं आई कि ऐसी नाअहल और जो इस तरह के उनके कोई कहा जाए तालीम कही जाए, उनका कोई एक्सपीरियंस कहा जाए, उनकी कोई मतलब है कोई अफादियत किसी चीज में उनकी कोई अफादियत नहीं थी। तो लिहाजा वहाँ ये कारोबार शुरू हो गया। हर दफ्तर के अंदर, हर दफ्तर में लोग मुंह खोल के बैठे हुए हैं और पैसे मांग रहे हैं। हर बंदा पैसे देकर वहाँ नौकरी कर रहा है। मेरी जो इतलात हैं, मैं आज तक किसी पे ईमानुल्लाह तोहमत लगाने की मेरी आदत नहीं है, मैं आपको सुनी सुनाई बातें बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि जितने हजारों किस्म के यहाँ पर हर जिले में हर पोस्ट पे बंदे 5-5, 6-6 दफा मुख्तलिफ लगे हैं, उन सब के जो मजबूरा अखराजात थे वो उसकी कोई वैल्यू बताई जा रही है कि 110 अरब रुपए। और वो 110 अरब रुपए का एक इस वक्त फिगर चल रहा है, जिसकी वो यहाँ पर बैठ के नई हुकूमत इसके कवायद इकट्ठे कर रही है उनने। और चंद दिनों में मेरे ख्याल में इसके जितने रेसिपिएंट थे, जिन लोगों ने इन पैसों से फायदा उठाया है, उनके नाम भी आ जाएंगे और उनके अंदर ये चीजें भी सामने आ जाएंगी कि वो किसने क्या किया हुआ। नहीं सर, हम आई एम सॉरी कि आमिर साहब अभी पूछे, या खुसरो बुख्तियार साहब थे, इजाज चौधरी साहब थे, सेंट्रल पंजाब में हम देख रहे थे, खान साहब ने उनको हटा दिया है। तो ये तो चलो एक आपने बता दिया गवर्नेंस के इशू, करप्शन के, वो चीज़ें आ रही थी। तो लीडरशिप कहाँ पे गई है सर? वो तो लगता है वहाँ पे पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करते। ना मुल्तान से कोई बंदा नजर आया शाहमुद कुरैशी साहब का, ना भावलपुर, ना डेरा गाजी खान, ना इमन बुज़दार साहब का अपना तौसा शरीफ, ना मतलब है ये पूरे के पूरे उड़ गए हैं सर, लोग ही गायब हो गए सर। जी देखिए, खुसरो बख्तियार साहब पार्टी में 1 हफ्ता पहले शायद शामिल हुए और बुज़दार साहब के साथ इमरान खान साहब की तो कभी मुलाकात हुई नहीं थी जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। जिस दिन 17 तारीख को उनका हल्फ था, 17 अगस्त को, उस दिन बुज़दार साहब का फैसला हुआ। और मैं जिंदगी में, हालांकि मैं खुद पंजाब का सदर था, मैंने उनको पहली दफा, मुझे जहांगीर खान साहब ने मिलाया कि ये नए चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। मैं उनसे हाथ मिलाया। मैं बुज़दार की फैमिली को जानता हूँ, हमारे काफी उनके साथ ताल्लुकात थे। आपको धचका लगा था सुनकर बुज़दार साहब से मिलकर? कुछ धचका लगा था कि ये चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? मैं हैरान था कि कहाँ वो पार्टी जिसके इतने सन 96 से शोर मचा हुआ है कि सन 96 में मेरे साथी थे और वो उन्होंने मेरे साथ इतना इमदाद की, मेरे साथ सतून बन के खड़े रहे। उनमें से एक सतून भी था, वो बगैर सतून के आदमी आकर खड़े होकर उन्होंने पैराशूट किया और वो आकर पंजाब की मसरत पे बैठ के
मैंने कई दोस्तों को कहा है कि अगर वो इतने काबिल और फहम साथी थे तो उनको अगर मौका मिले, उस दिनों तो नहीं मिला, अब उनको शौकत खानम का हेड लगा दिया जाए और अगर वहां ना हो जगह उनकी डॉक्टरी में तो वो नमल यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जाए, ताकि वो अपने जो इदारे चल रहे थे उनको तो वो चला दिखाए ना, जो उन्होंने पाकिस्तान के 12 करोड़ आदमी पे उनको मुसल्लत किया। तो ये मुल्क के साथ जाती है या उनके अपने इदारों के साथ उनके बचाने के लिए मुल्क को उन्होंने दे दिया, मगर अपने इदारों को आज करे ना, उनको कहें कि यार गुजार साहब आपके साथ तजर्बा है, आप नमल यूनिवर्सिटी के कल से चांसलर बन जाते हैं, कराए ना जनाब उनको बात। जी आमिर साहब। जी खकवानी साहब, मैंने कहा आपकी बदौलत क्योंकि जहांगीर खान से आपका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है और आजकल वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल है, नज़र नहीं आते टीवी पे या किसी जगह, तो थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि अभी इस वक्त उनकी क्या, वह कहाँ स्टैंड करते हैं दरमियान में। ऑफ कोर्स वो किंग ब्रेकर भी बने और फिर किंग मेकर भी बने, वो ये क्रेडिट ले सकते हैं कि वो सुरखरू हुए कि उन्होंने इस्लामाबाद में भी इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी और पंजाब में भी गिरा दी, मगर अब थोड़ा सा लगता है कि रेलेवेंट से हो गए हैं कि यहाँ भी फॉर एग्ज़ाम्पल इनके इस्तीफ़ों के बाद उनके ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं रह गई है सच गिराने में या बनाने में किसी को, और वहाँ भी वहाँ से जो 20 लोगों को जो फारिग हो गए हैं जिसके अंदर उनका अपना ग्रुप भी था, तो रेलेवेंस कम हो गई है। वेयर डज इट स्टैंड नाउ पॉलिटिकली? आमिर मजीद साहब। जी सर। आपने जहांगीर खान के साथ काम भी किया हुआ है। जी बिल्कुल। वाकफियत के अलावा जी आप भी उनकी तबीयत जानते हैं, और अगर उन्होंने इमरान खान की इमदाद करके और हम सारे साथियों को उनके साथ मिलाया, और हम तो उनकी वजह से इमरान खान के साथ मुतारिफ हुए, और फिर उनकी वजह से जो हमें काम मिला हमने दिल से वो काम किया कि किसी के आदमी ने वो काम नहीं किए जो हमने पार्टी के लिए काम किए। ये जितने वो कहते हैं ना कि हमारी 96 से पार्टी थी, 96 से लेकर 2013 तक तो इनका एक सीट भी नहीं थी पाकिस्तान की असेंबलियों में। तो वो इतनी जो तगोदाव थी वो तो कहीं नहीं काउंट हुई ना। वो तगोदाव काउंट उस वक्त हुई जब जहांगीर खान और हमारे साथी और बाकी लोग शामिल हुए। ये तो आमिर साहब आपको तजियाकार होते हुए नजर तो आया होगा नहीं? ये नहीं, मैं तो एग्री कर रहा हूँ, मैं आजकल उनकी सूरत समझना चाह रहा हूँ। जी आजकल चूंकि वो उनको जरा उनकी तबीयत अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई है कि अब वो सेहत बारू हैं और उनके बड़े उनके अब वो जो वक्त था थोड़ा सा तकलीफ का वो दूर हो गया और इंशाअल्लाह। मगर आप ये तो देखें ना, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि एक हुकूमत में खड़े हुए एक डिस्क्वालीफाइड आदमी जिनको आप समझते हैं वो इतना वो नहीं है, उनके साथ खड़े होके वो 12 MLA खड़े हो गए, 25 MPs खड़े हो गए। आजकल तो एक आदमी किसी के साथ नहीं खड़ा हो, तो वो अगर वो उनके साथ खड़े हैं तो आखिर उनमें कोई वक्त होगा ना जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो उनकी तारीफ की है कि उन्होंने कमाल किया है। लोग जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं कि किस तरीके से किया गया, पर मैंने तो क्रेडिट दिया है कि उन्होंने कामयाब हो गए, सुरखरू हो गए इमरान खान को गिराने में। पर मुझे लगता है उनको गिराते गिराते जो है वो खुद भी काफ़ी नुकसान करके रेलेवेंट से ही हो गए हैं। नहीं, वो इरेलेवेंट नहीं है। जब उनका एक मतलब एक उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, जो एक जगह पर खड़े हुए और फिर लोगों ने आगे साथ दिया। अब गिरे हुए बंदे को और क्या गिराएं, बताएं ना जरा। ये वतीरा नहीं है कि हम खड़े होके इमरान खान के खिलाफ बातें करें। आपका क्या ख्याल है? वैसे आपने रूल आउट कर दिया कि इमरान खान फारिग हो चुका है और वो गिर गया है, दोबारा नहीं उठ सकेगा? ना 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 ना, ये मेरा मकसद ये नहीं है। मैं कहता हूँ जो बंदा डाउन होता है ना उसके खिलाफ मुनासिब नहीं है कि बंदा खड़ा होकर उससे उसके चीजों के बारे में जिक्र करे। अगर अल्लाह करेगा उनको मौका मिलेगा तो वो जो जिस काबिल होंगे शायद अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो उनको फिर कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। मगर जहांगीर खान है तो इस वक्त थोड़ा इस वजह से खामोशी है कि एक आदमी जिसके साथ एक ताल्लुक था
आज वो नहीं है, तो फिर खड़े होकर उसके खिलाफ क्या उसके खिलाफ आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है, जो अलीम खान साहब पे इल्ज़ामात लगाए खान साहब ने अपनी उन्होंने इंटरव्यूज़ में या प्रेस टॉक में, तो उन्होंने बड़ा इंतहाई अग्रेसिवली उसका जवाब दिया अलीम खान साहब ने, और उन्होंने खासा खान साहब को खरी खरी सुनाई भी सही कि जनाब कि अगर आप मेरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो मैंने भी आपकी पार्टी के लिए क्या कुछ किया है, पैसे दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, गाड़ियाँ दी हैं, जो भी था आपने सुना होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तरीन साहब ये रूट नहीं लेंगे, हालांकि खान साहब ने उन पर भी तनकीद की है, अभी रिसेंटली भी किया। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो खान साहब को कोई जवाब नहीं देंगे, बस जो होना था हो गया, क्योंकि वो इस पे बिलीव नहीं करते कि खान साहब को वो खड़े होके अपनी फेवर या जो कुछ उन्होंने किया उनके तरीन से उनके अलीम खान साहब की तरह वो उनको आके वहाँ गिनवाएं और बताएं कि हजूर हमने भी आपके लिए फलां फलां चीज़ें की हुई हैं जिनका ख्याल आज आप नहीं कर रहे, चले हम ख्याल कर लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये दो आदमियों का मुआवजा करना सही नहीं है। जहांगीर खान की अपनी एक इज्जत है, एक अपना वतीरा है, उन्होंने उस तरीके से अपना जिंदगी गुजारनी है, उन्होंने अपना लोगों में एक उनका अपना तासुर है, कई उनको अच्छा पसंद करते हैं, ज्यादातर कई उनके नकाद भी हैं। और अलीम खान साहब ने जो काम पार्टी के लिए किया वो हमने भी देखा, उन्होंने अच्छा काम किया। इमरान खान साहब को भी नहीं चाहिए अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ बातें करें, और उनको भी नहीं चाहिए कि वो इतने खुल के जो उन्होंने अपना दिखा करना तो हर बंदे का हक बनता है, मगर मेरे नहीं ख्याल कि अलीम खान ने कोई इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना दिफा किया जो उनका हक बनता है। आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे जल्द जैसे इमरान खान साहब कराना चाह रहे हैं, या अगले साल होंगे सर? मेरा तो ख्याल यही है कि अगले साल अक्टूबर के अंदर इलेक्शन का टाइम है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। 17 अगस्त को खत्म होगी टर्म 2023 में, उसके विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन होना चाहिए ताकि इनको भी मौका मिले और ये काम करें। अगर पिछड़ों को मौका मिला है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने वाहिद एक काम किया है कि उनको यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है, और ये उनका सिंगुलर ऑनर है कि उनको मिला है, कि सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने अपने कोलिशन पार्टनर्स को नहीं समझाया या अपने दोस्तों को नहीं समझाया, उन्होंने अपनी पार्टी के को भी नहीं संभाला और अपने साथियों के साथ भी उनका रवैया ठीक नहीं था, जो उनको यहाँ इस मसलत पे पहुंचाने में उन लोगों का किरदार था वो भी उनसे नाराज हो गए। तो ज्यादातर तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का अपना है कि जो कुछ हुआ है उनके साथ, इसमें लोगों का कम, उनका अपना, और उनके जो साथी फिर रहे हैं उनके साथ इस वक्त, जिस तरह आप कह रहे थे ना पंजाब में से कोई नहीं आया, तो पंजाब की इस वक्त आप बताएं ना क्यादत क्या है। वो क्यादत है जिसने आज तक किसी को एक चाय की प्याली नहीं दिलाई। क्यादत वो है जब जो आज तक अपनी मोटर में किसी को बिठाते नहीं, एक बंदे के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के लिए 1 रुपया नहीं दिया, और वो खुद सारा उम्र फ्री काम खाते पीते रहे लोगों से, और वो भी उनके बाकी हजरात भी यही काम करें। तो ये तो मुनासिब नहीं है ना कि लोग खड़े होकर मुल्क के लिए भागे और मसनद पे और वजारतों पे वो बैठे और फिर आगे से काम भी ना करें। तो रिजल्ट तो आपने खुद देखा, मैंने तो नहीं कहा, हम तो देखते हैं, हमें तो पता है इन लोगों की अहलियत पता है, हमने तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के 8 साल काम किया है हमने उनके। आज तक मैं क्लासर साहब आपको बताऊं, मैंने बतौर अपना पंजाब साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट होते हुए मैंने 9 जलसे कराए, और 6 जलसे इलेक्शन से पहले और 3 इलेक्शन के अंदर 1 रुपया वफाक से या इमरान खान की पार्टी से लिया हो तो वो मेरे पे हराम है। 1 रुपया ये सब दोस्तों ने मिलके अपने उनके ऑर्गेनाइज किया। लास्ट क्वेश्चन सर, किया खकवानी साहब, लास्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब की पार्टी पहले भी टूट चुकी है, तरीन साहब और अलीम खान साहब साइड पे चले गए थे सर, हमने देखा। अभी आप समझते हैं कि थ्रेट आ रही है, दोबारा बातें होना शुरू हो गई कि पंजाब की क़यादत का बिल्कुल डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ KPK वालों से, और बहुत सारे लोग जो है इस्तीफे नहीं देना चाहते, बहुत सारों ने दिए भी नहीं है, हमने देखा राजा रियाज एंड कंपनी जो है नूर आलम वगैरह उन्होंने नहीं दिए।
तो ये दूसरी दफ़ा पार्टी भी टूट चुकी। आपको लगता है कि जो अब वहाँ पे आके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तीसरी दफ़ा भी पार्टी टूटने के चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है पीटीआई को नहीं खुली छोड़ना चाहते कि और ये लोग आएंगे और उस पर जीत के कब्जा कर लेंगे? आपको कुछ चांसेस लग रहे हैं इस तरह के कि पार्टी फिर तीसरी दफ़ा उसमें जाएगी मुश्किल में? क्लासा साहब 2014 में उन्होंने फैसला किया था कि इस्तीफा दे, क्योंकि वो उस हाउस को पसंद नहीं करते जो उस हाउस में उनकी कदर ना हो। इमरान खान की जाती अगर कदर ना हो तो वो उस हाउस को बिल्कुल नहीं पसंद करते, चाहे वो सोने का क्यों ना बंद किया आ जाए। अगर वो कदर करते हैं तो वो उस वक्त करते हैं जब वो सीट नंबर 1 पे बैठे। वो सीट नंबर 2 जो अपोजिशन की है वो उसको पसंद नहीं करते, और उनकी तबीयत है कि वो वहां पर बैठना उसको अपनी हद तक समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको मौका मिला दोबारा ये अपना इसका इस 2018 की असेंबली से निकलने का, तो फिर उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया, उन्होंने अपने जाती ऑर्डर किया कि करें। पार्टी के अंदर इस वक्त उस चीज पे काफी इख्तलाफ है, और उसके अंदर काफी सीनियर लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि ये हमारा काम है, अगर हमें वहां से हटा दिया गया हुकूमत से तो हमारा दूसरा मनसब है अपोजिशन का, हम उसका किरदार अदा करना चाहिए। आप पार्लियामेंट को समझते ही कुछ नहीं तो वहां पर भी नहीं बैठते। अब वहां इख्तलाफ, आपस में इख्तलाफ है, तो वो मेरे ख्याल में उसकी वजह से ना वो असेंबली में जाना चाहते हैं, ना वो इस असेंबली को देखना चाहते हैं, ना इस असेंबली को चलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा इसको हटाओ, इसलिए जल्द से जुलूस हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम ना हो, ताकि क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है। ये इस तरह का एक इतने बड़े बाअसर और बाएतमाद लीडर के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपनी जात के लिए हुकूमत को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। जी बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब आपका, थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसाक खाकवानी मौजूद थे और अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, इसाक खाकवानी की गुफ्तगू आपने सुनी, इसके अलावा भी पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उनकी अपनी स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है? इसाक खाकवानी साहब जो हैं वो बड़े जेंटलमैन टाइप आदमी हैं, मगर इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब जो है ना, उनके ग्रुप के अंदर एक बड़ा स्टेटिस्टिक प्लेजर ड्रॉ किया जा रहा है कि जी हमने गवर्नमेंट ने गिरा लिया, और वाकई वो क्रेडिट ले सकते हैं कि उन्होंने इतने बड़े खान को ना गिरा लिया। मगर ये जो है ये जीत उनकी अकेले की नहीं है, वो बहरहाल चीनी माफिया की नुमाइंदगी करते हैं, और ये चीनी माफिया की आप कह लेंगे उसकी एक फतह है। याद रहे कि ये इमरान खान के खिलाफ जो पत्थर पहला जो मारा गया था वो चीनी के खिलाफ जब FIA की रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद से ये बंदे टूटने हुए, उसके बाद ये मुनर्रफ अफराद उनकी कोठी में इकट्ठे करने शुरू किए, और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। और याद रहे कि अभी तक ये अब 1.5 साल हो गए हैं उस FIA की रिपोर्ट को, और उसके बाद से उसकी कोई इतला नहीं है, ना PTI की गवर्नमेंट में कुछ हो सका, ना अब हो रहा है, ना सिर्फ कि हो नहीं रहा। और मेरा ख्याल है कि आज बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने FIA के जो तमाम केसेस है उसकी लिस्ट मंगवा ली है। साथ में उन्होंने कहा जी ये भी हमें बताया जाए कि 174 आदमियों को जो आपने ECL से हटाया है, तो जिन्होंने हटाया है कैबिनेट ने, उसमें से उन्होंने इस चीज़ का ख्याल किया है कि किस किस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि कौन डायरेक्टली मुलजिम था, और उन बंदों को, मुलजमान को क्या उनसे रिलेटेड केसेस में ECL से हटाया गया नहीं। ये एक तसल्ली अदालत ने कहा जी हमारी कराई जाए। दूसरों ने सारी केसेस मंगवा लिए, और मेरा ख्याल है ये चीनी का केस भी बुलाया जाना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि एक रिप्ले चल रहा है। आज के अखबारात में बहुत बड़ा एक इश्तिहार आया है चीनी एसोसिएशन की तरफ से कि जनाब हमें जो है ना ये एक्सपोर्ट करने की चीनी इजाज़त दी जाए, हम इसके ज़रिए 500-600 मिलियन डॉलर आपको ला के देंगे। अब 2 सवाल है, एक तो ये वो पुरानी वाली गेम जो पहले भी इन्होंने सब्सिडी भी ले ली, एक्सपोर्ट भी कर ली, चीनी के रेट ऊपर चले गए, आज ये बाहर भिजवा देंगे, कल ये जो है ना फिर दोबारा रेट यहाँ लोकली बड़ा होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्यों अलाउ की गई इतनी ज़्यादा चीनी की काश्त के एट द कॉस्ट ऑफ किसकी जगह पे चीनी उगाई गई है? ये कपास और गंदम और एडिबल ऑयल, ये जो तेल का आज पड़ रहे हैं ना 200 रुपये किलो बढ़ गया है, या गंदम अब बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो जो महंगी जो रेट उसका जा रहा है, और जो कपास की वजह से
2 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान, ये 600 बिलियन बनाते बनाते आप बिलियंस ऑफ डॉलर का जो नुकसान किया है पिछले साल, क्लास साहब और मैं बड़ा शोर मचाते रहे हैं, 10 बिलियन डॉलर की सिर्फ ये काश्तकारी से रिलेटेड क्रॉप्स की जो इंपोर्ट थी वो 10 बिलियन डॉलर की थी, और इस साल भी कह रहे हैं उसी के करीब करीब आएगी। तो ये क्यों नहीं किया जाता कि इस चीनी के इलाके की जगह बैन कर दी जाए, कॉटन के एरिया में ये चीनी की मिलें। और ये मुश्किल इसलिए भी है कि इस वक्त चीनी माफिया की नुमाइंदगी बहरहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनकी अपनी चीनी की मिली है, सो इसलिए चीनी पे रखना ज़रूरी है। दूसरा, अब ये आदत है, एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल है, दोनों तरफ से बढ़ के मारी जा रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैं आऊँगा इन करीब, और उनके यहाँ ये डिस्कशन, अभी तक डिस्कशन ये है कि 22-23 को देख रहे हैं, आगे पीछे डेट हो सकती है, मगर 22-23 तारीख का वो इंडिया उनकी मीटिंग में डिस्कस हुई है कि इस दफ़ा तैयारी करके आना है। और यहाँ से आप जो है राना सनाउल्लाह खान वो मॉडर्न डे के नवाब ऑफ कालाबाग हैं कि उन्होंने वो मूँछों का स्टाइल भी वही है और वो बिल्कुल उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पंजाब की बहस है कि पंजाब से लोग नहीं निकल आए, बिल्कुल ठीक है, इसमें पीटीआई का भी बड़ा कसूर है, उनकी लीडरशिप का भी कसूर है, बुज़दार का भी कसूर है, इमरान खान का भी कसूर है, मगर क्रेडिट आप राना सनाउल्लाह को भी दें कि राना सनाउल्लाह ने जिस तरीके से फोर्स का, एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये मुझे नहीं याद पड़ता ज़ियाउल हक के बाद इस तरह का फोर्स का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद लब्बैक पे हुआ ना, ये टका के किया उन्होंने, आगे जो रिएक्ट करके जो पुलिस वालों को डायरेक्टली गोलियां मारी थी, तो वो 10-20 बंदे मार दिए, वो मारा था, मगर उसके बाद फिर रिएक्शन किस तरीके से आया। तो ये कह रहे हैं कि जब तक कोई रिएक्ट ना करें तो आप दबाई जाएं, इसके बाद तो फिर अभी वो कह रहे थे कि आइंदा घुस के दिखाए, तो अभी इसके आगे तो टैंक रह गए हैं कि आप टैंक इस्तेमाल करें लोगों पे, और वो बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब में टैंकों के बगैर जो है ना उससे कम काम नहीं चलेगा। मगर बात यह है कि इस वक्त यहाँ पे ये इशू एक चल रहा है कि जनाब ये क्या होगा नहीं होगा, महंगाई बढ़ गई है और लोगों का आज लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल की पहले कीमत 30 रुपये बढ़ गई, अभी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट किस्त आ रही है 7-8-9 रुपये, बिजली की कीमत आ रही है। और इस दौरान में जो है 3 दिन के दौरे पे शहबाज शरीफ साहब टर्की चले गए हैं, चाइना सऊदी अरेबिया की समझ आ जाती है, यूएई की भी आ जाती है कि वहाँ से फ़ौरन कमक आती है कि जी वो पैसे, हालांकि अभी तक सऊदी अरेबिया से पता नहीं कि पैसे आए कि नहीं आए, मगर समझ आती है। टर्की के 3 दिन के दौरे के ऊपर 54 लोगों के साथ जहाज़ ले जाके, मुझे उसकी समझ नहीं जा रही है, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं अखबारों के अंदर, लोगों को खाने को चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक तशहीर करके जो है ना वो चले गए हैं कि जो उनके बड़े भाई साहब का तरीका था कि 400 दिन छुट्टी पे 100 के करीब विजिट थे, तो वही तरीक़ाकार छोटे भाई साहब का भी शुरू हो गया। जी आमिर साहब ने कम्प्रिहेंसिवली मेरा ख्याल है कर दिया। टाइम आज हमारे पास थोड़ा है, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि कैबिनेट पे ज़रा स्टोरी वो जो ओवरसीज़ वाली है ना वो ब्रेक हो जाएगी, हम ज़रा ब्रेक कर दें पहले, क्योंकि ओवरसीज़ वाला बड़ा टची इशू है, वो टची मसला है। थर्सडे की शो में बताया था सर आपने? हाँ वो बताया था, लेकिन अब इनका प्लान क्या है जो कैबिनेट में इन्होंने, मैंने कहा ना ये कल्चर को हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग की स्टोरीज़ क्या हैं। अब जो फैसला किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था कि जितने भी पाकिस्तानी लाखों बहर हैं अपने अपने हलके में जहां भी होंगे वो वोट डाल सकते हैं। अब इनके लिए मुश्किल हो गया था कि इसकी बिल्कुल अपोजिशन नहीं कर सकते थे कि इतना मैसिव किस्म की तनकीद आनी थी कि इमरान खान साहब को ऑलरेडी बड़े ओवरसीज उनको पसंद करते हैं, तो वो लगना था कि जनाब ये तो हमारे खिलाफ हैं। सो इन्होंने इसका काउंटर ईजाद किया है। वो काउंटर इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि इनको बैठ के पूरी दुनिया से वोट डलवाने की बजाय कोई लैया से लड़ रहा है, कोई बक्खर से लड़ रहा है, तो कोई हिंद सिंध से लड़ रहा है, 1500 वोट डालें। उन्होंने ये आइडिया दिया है जो कैबिनेट में पिछली दफ़ा डिस्कशन भी हुई है वहाँ पे, जिसकी स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं सोर्सेज से, कि इनको सीटें दे दें जैसे आपने और सीटें मुख्तस की हुई हैं, अगर ख़वातीन की मुख्तस की हुई हैं, माइनॉरिटीज़ की हुई हैं, दीगर लोगों की, इनको 8, 10 या वट एवर नंबर इनको सीटें दे दें, और ये पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं इनको वहाँ पे आप उस पर रीजन वाइज इनको तकसीम कर दें, उनको 2 सीटें दे दें। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, यूरोप में 2 दे दें, एक ब्रिटेन को दे दें, एक इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फार ईस्ट एशिया है या दीगर अमेरिका है या मिडल ईस्ट है, इनमें दे के उन्हें कहें कि अपने अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं अपने नुमाइंदे खुद चुन लें, आपस में बैठ के इलेक्शन करवा लें, या उसको नॉमिनेशन वाला मेरा ख्याल है शायद उस पर ना जाएं कि नॉमिनेशन भी हो सकती है एक आपकी पार्टी को, जितने आप जैसे ख़वातीन के करते हैं ये काम कर रहे हैं ना ख़वातीन की, कि आप उस पर नॉमिनेशन कर देते हैं, उनको नाम दे देते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है 10 सीटें रख के
उसके बाद आपकी पार्टी को जितने वहां पे सीटें मिल रही हैं जनरल इलेक्शंस में, आप उस बुनियाद पे वहां से 8-10 लोग जो हैं उनको यहाँ पर ले आए, वो आए एक उसमें करें। दूसरा तरीका यह है कि नहीं, आप वहां पे इलेक्शन करवाएं। इसका मैं ज़ाती तौर पर इस हक में हूँ कि ज़रूर सीटें दें, उनको आना चाहिए कि शायद उनकी बरकत से हो सकता है मुल्क हमारा ठीक हो। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मान लेते हैं, हम तो 74 सालों में जो हमने करना था कर ले, शायद बाहर वाले हैं वो पाकिस्तान को ठीक कर दें। ये जो तरीका है ना, अगर वहाँ पे इलेक्शन करवाया आपने, ये आपस में इनके ऑलरेडी बहुत सारी रिफ्ट है वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, उसकी आपस में लड़ेंगे, डंडे चलेंगे, वही वाला काम होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये पोलराइज्ड होंगे ज़्यादा, वहाँ पे हमारे मुल्क का नाम जो है अदरवाइज़ वो ज़्यादा ख़राब होगा। इस पे ये मेरी राय है, इनको सीटें ज़रूर दें। बेस्ट ऑप्शन कुड भी मेरा ख्याल है, जैसे ख़वातीन की आपने मुख्त सीटें रखी हुई ना, ऐसे 10 के करीब सीटें, ये वट एवर नंबर 10, 12 वट जो भी रखना चाहें, आप रीजन वाइज तकसीम कर दें। जो पाकिस्तान में जिस पार्टी को वोट मिलते हैं, जैसे ख़वातीन की उनकी नुमाइंदगी मिलती है उनको, कि किसी को 17 सीटें, किसी को 15, किसी को 6, ये मेरा ख्याल है एक डूएबल ये होगा। ना बाहर लड़ाई होगी, ना हमारे झगड़े होंगे, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ इलेक्शन कैंपेन करेंगे 3-3 महीने, तो एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें और पता लड़ाई झगड़े वट एवर। सो एक तजवीज़ ये इनकी आई है कि ये इनके लिए सीटें मुख्तस करने जा रहे हैं। अब ये कैसे मुख्तस करेंगे, इसमें क्या ऑप्शंस हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दी है। ठीक है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। और आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।